Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in another video lectures, and today we are going to cover our lecture number 4 of unit 14 optics. और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशंस और इसके साथ हम समझेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। स्टूडेंट, आपके इल्म में है कि हमने इससे पीछे थिन लेंसेज का टॉपिक कवर किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ये जो आज का लेक्चर है ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उस लेक्चर को अच्छे से समझ लें, देन फिर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, समझते सीखते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लैटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इज बेसिकली रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज के दरमियान रेशियो को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कह रहे हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऊपर इमेज का साइज लिखेंगे या उसकी हाइट लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट से, ये हमारे पास आ जाएगी लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैग्निफिकेशन है ये इसका जो आंसर है वो 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। अगर इसका आंसर मैग्निफिकेशन का ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, दैट मीन इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज बड़ा है। इन दोनों को डिवाइड करने से अगर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी आती है, अभी हम चेक भी करेंगे, इसका मतलब है कि इमेज बड़ा है। इसी तरीके से 1 से छोटी आती है अगर, यानी लेस देन 1 आती है, 0.5 आ जाती है, लेट्स सपोज वो 1 से छोटी है, तो इसका मतलब है इमेज स्मॉलर है और इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इसी के साथ अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इमेज अपराइट है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए कि अगर m इक्वल आ जाता है 1 के तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। तो बहरहाल अभी हम एनिमेशन की मदद से इसको समझेंगे कि ये कब 1 आएगा, 1 से छोटा कब आएगा। तो इसको यहाँ एनिमेशन की मदद से समझते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ लेंस है और इसमें जो हम लेंस यूज कर रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ कर आए हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये सेंटर से थिक होता है और एजेस से थिन होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड पर हमेशा आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये एक कन्वेंशन है कि हमेशा लेंसेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर प्लेस किया जाता है, और जो इमेज है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर बन सकती है। लेकिन अब अभी फिलहाल जो इमेज हमारी बन रही है वो राइट साइड पर बन रही है। इस लेंस के राइट साइड पर इमेज है और इस लेंस के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। तो देखें कि अगर हम इनका साइज मेजर करें, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और इमेज की हाइट कितनी है, और इसको इस फार्मूलाज के अंदर पुट करके चेक करते हैं कि ये मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आता है। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्केल की मदद से हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारे पास स्केल है और अगर जब हम इसकी हाइट मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तो ये 100 है, अप्रॉक्सीमेटली 100 आ रहा है। आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। और इसी तरीके से अब हम इमेज की हाइट मेजर कर रहे हैं और इसकी हाइट जो है वो 140 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। तो इस तरह हमें पता चला कि इसकी हाइट 100 थी और इसकी इमेज की हाइट जो है वो 140 थी। अब हम इसको फार्मूलाज के अंदर पुट कर रहे हैं। तो फार्मूलाज के अंदर हमने पुट कर दिया। यहाँ देखें कि 140 ऊपर इमेज साइज लिखना है 140 और नीचे ऑब्जेक्ट साइज लिखना है 100। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो आपका इमेज है वो उल्टा है। इमेज बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखें कि जो शार्प पॉइंट है पेंसिल का वो अप साइड है और यहाँ जो है वो डाउन साइड है, नीचे की तरफ है। शार्प जो एज है पेंसिल का वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ नेगेटिव साइन पुट करना है। वैसे भी अगर आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको अगर आप रेफरेंस मान लें, जिस तरह आप वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ये नीचे की तरफ साइज आ रहा है तो ये नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा है।
इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से आंसर 1.4 आता है। अब 1.4 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है इमेज लार्जर है। और देखने में भी आप देखें कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज लार्जर ही है, यानी इमेज मैग्नीफाइड है। और नेगेटिव साइन आ रहा है मैग्नीफिकेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है। ये देखें, अगर m नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारे पास इमेज साइजेस हैं या ऑब्जेक्ट साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उनको मेजर करना हमारे लिए बड़ा एक मसला होता है। तो इस केस में हम इमेज साइज या फिर ऑब्जेक्ट साइज से लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पहले इसको डिफाइन करेंगे कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन की एक और डेफिनेशन भी है। एक तो इमेज साइजेस या फिर ऑब्जेक्ट साइजेस से था, अब हम डिस्टेंस के लिहाज से करेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कि इमेज लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर पड़ा है, इन दोनों की रेशियो को भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अच्छा, यहां नेगेटिव साइन आपने पुट करना है। ये फार्मूलाज के अंदर फार्मूला को ऐसे बनाया गया है कि यहां नेगेटिव साइन आता है -q/p। अच्छा, इसके बाद एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इमेज रियल है तो आपको q जो है वो पॉजिटिव पुट करना है। q की वैल्यू यानी जो इमेज डिस्टेंस होगा उसके साथ आपने प्लस में वो वैल्यूज पुट करनी है। लेट्स सपोज इमेज डिस्टेंस आता है 4, कि इमेज 4 डिस्टेंस की दूरी पर बन रहा है लेंस से, तो इसको आपने +4 पुट करना है। लेकिन अगर वही इमेज आपका वर्चुअल है तो फिर आप क्या पुट करेंगे? q की जगह आप पुट करेंगे -4। लेकिन ये जो बायर वाला माइनस है ये भी लिखेंगे, ये दोनों सूरतों में आप लिखेंगे, सही है। ये नेगेटिव जब वर्चुअल इमेज आएगा तो फिर आपने q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करनी है। अच्छा, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको ज़्यादा इजी से समझ आ जाएगा। यहाँ देखें कि ये हमारे पास अगेन एनिमेटेड विंडो ओपन है और इसमें ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है और राइट साइड पर जो है वो इमेज है। और देखें कि अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि ये लेंस से, यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर पड़ा है इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, और लेंस से इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये एग्जैक्ट वही साइजेस हैं जिसमें अभी आप लोगों ने ये इसका साइज लिया था ना, यहाँ से ये इसकी हाइट ली थी अभी पिछली स्लाइड में, और इस तरह इसकी भी हाइट ली थी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में। तो इस तरह इसकी जो वहाँ मैग्नीफिकेशन आई थी 1.4, अब यहाँ भी आप देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन 1.4 ही आएगी, भले आप डिस्टेंस से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें या इसके साइज से, हाइट से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें, आंसर में फर्क नहीं आता। तो अब यहाँ देखें कि हम इसको मेजर कर लेते हैं सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूलर। और ये देखें कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं पहले। ये देखें कि ये अप्रॉक्सीमेटली 140 है और यू कैन से 138। वैसे मैंने यहाँ 138 वैल्यू पुट की है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चल जाता है, इतना एग्जैक्ट हमें यहाँ से मेजर करना हमारे लिए थोड़ा मसला है। इसी तरीके से अब इमेज डिस्टेंस लेंस से कितना दूरी पर है, तो ये है जी 190, क्योंकि 180 और 200 के मिड में आ रहा है 190, और यू कैन से 191 और 92, ठीक है। तो अब इस वैल्यूज को हम इस फार्मूलाज के अंदर पुट करते हैं। तो देखिएगा, ये हमने मैग्नीफिकेशन लिखी, फार्मूला लिखा हमने मैग्नीफिकेशन का जो यहाँ हमारे पास नीचे लिखा हुआ था, ऊपर हमने लिखा माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है जो फार्मूले के अंदर पहले से है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ देखें कि हमने ऊपर जो है वो इमेज डिस्टेंस को पुट करना है। इमेज, ये वाला इमेज इस लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा था 192, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, तो वो 138 है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है इससे, 138 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 1.39। और इसको यानी इसके साथ नेगेटिव साइन भी है। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि ये जो इमेज है आपका वो वर्चुअल है, वो वर्चुअल है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है और इन्वर्टेड है। मैग्नीफिकेशन के साथ अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए मैग्नीफिकेशन के साथ, तो इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो हमारा जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बन रहा है, देखने में भी उल्टा है।
तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1.4 आएगा। तो यहाँ पिछले हमने केस में देखा था कि वहां भी -1.4 आ रहा था मैग्निफिकेशन, और यहाँ भी -1.4 आ रही है। माइनस का मतलब है कि इमेज आपका इन्वर्टेड है, और जो 1.4 आपको बता रहा है कि इमेज जो है वो लार्जर है क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 1। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, और इसको समझते हैं इस टेबल की मदद से। यहाँ देखें कि इस टेबल में यहाँ हमारे पास पॉइंट लिखे गए हैं रियल इमेज के, और यहाँ हमारे पास हैं वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले इनका फॉर्मेशन के लिहाज से डिफरेंस देख लेते हैं और इसको फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें कि यहाँ हमारे पास एक लेंस है, और ये जो लेंस है वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही है। और यहाँ देखें कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही हैं। जब इस लेंस से गुजरती हैं तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती हैं। ये पहले इंसिडेंट रे होती है, लेंस के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पर मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे मिल रही हैं, इस पॉइंट पर एक इमेज बन रहा है, और अगर ये इमेज रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बनता है, इस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। यानी रियल इमेज की डेफिनेशन ही ये है कि वो रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बनता है। यहां लिखा भी है कि प्रोड्यूस व्हेन अ रिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम द लेंस एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। यानी ये तब बनता है कि जब रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं ऑन द अदर साइड, यानी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पर जब ये मिलती हैं रिफ्रैक्टेड रे, तो फिर जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट पर जो इमेज बनता है, इस इमेज को हमने कहना है रियल इमेज। ये बड़ा एक खास डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पर इमेज बनेगा। अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर, वर्चुअल इमेज के ऊपर आ जाए। तो देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो रही है, इंसिडेंट, और इंसिडेंट रे है। जब लेंसेज के अंदर जाती हैं, लेंसेज से बाहर निकलती हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती हैं। अब देखें कि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और एक रिफ्रैक्टेड रे ये भी है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, क्या ये किसी पॉइंट पर आगे जाकर मीटअप होंगी? तो आंसर है कि नो, नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इन रिफ्रैक्टेड रे को, इंसिडेंट को नहीं, रिफ्रैक्टेड रे को बैक साइड पर एक पॉइंट पर मिला दें, और जिस पॉइंट पर मिलाएं, और इस पॉइंट से हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट से ये रेज आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर कर आ रही हैं। इस पीछे एक कहीं एक पॉइंट है और वहां से ये रेज हमारी आंखों में आकर पड़ रही हैं। तो जिस पॉइंट से ये रेज आप कहें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो पॉइंट उसी साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो वर्चुअल इमेज है। ये जो पॉइंट इमेज फॉर्म करेगा वो वर्चुअल है। यानी यहाँ लिखा यही है कि प्रोड्यूस व्हेन अ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। यानी ये जो रेज हैं इस पॉइंट से डाइवर्जेंस हो रही है, ये आगे की तरफ जा रही है, इधर जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इनका एक पॉइंट है जिससे ये डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रही है। तो इनकी डाइवर्जेंस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट से इनकी डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रही है वो उसी साइड पर है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेंस की टाइप, कौन सा लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है और कौन सा लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास रियल इमेज बनाता है, हमेशा नहीं, लेकिन एक केस में। ये जब तब रियल इमेज बनाएगा अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द फोकल पॉइंट होगा। यहां देखें आप लोग कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये फोकल पॉइंट है। ये जो डॉट आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है। इस फोकल पॉइंट से बैक साइड पर अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। कन्वेक्स लेंस तब रियल इमेज बनाएगा। अगर ये इससे आगे चला गया, यहां देखें एक और इमेज में कि अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द फोकल पॉइंट से दूर है, तो अभी भी रियल इमेज ही बन रहा है। यानी इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड बन रहा है ऑब्जेक्ट के, तो ये रियल इमेज बन रहा है। और लेकिन इस केस में देखें कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो इस फोकल पॉइंट से अंदर आ गया है, अब जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, लेकिन इसके लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द फोकल पॉइंट होना चाहिए। इन दो फिगर्स में ये फोकल पॉइंट से बियॉन्ड है, इस वजह से रियल इमेज है, और इसमें फोकल पॉइंट से आगे चला गया है, इस वजह से वर्चुअल इमेज बन रहा है।
इसी तरीके से यहां लिखा भी है कि फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस तब बनाएगा वर्चुअल इमेज जब ये लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ये लेंस है और ये फोकल पॉइंट, इनके दरमियान ये होगा। और एक और बात कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस जो होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है जो सेंटर से थिक होता है, ये कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें अगले पॉइंट की तरफ, तो स्क्रीन प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो रियल इमेज को आप प्रोजेक्ट करवा सकते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर। ये देखें कि क्योंकि कन्वर्जेंस पॉइंट इनका फ्रंट ऑफ लेंस है, तो इस वजह से ये पॉइंट आप किसी आगे अगर एक स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाएगा। लेकिन यहां अगर आप आगे स्क्रीन रख देते हैं तो उसके ऊपर इमेज नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर मिल नहीं रहे। तो जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये रियल इमेज है तो ये उल्टा है, ये हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होगा वो अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि साइज की बात करें तो साइज जो है मे बी मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, यानी रियल इमेज बड़ा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के साइज से और छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप लेंस से ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रख रहे हैं। इसी तरीके से जो वर्चुअल इमेज है ये ऑलवेज डिमिनिश्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने अगर इमेज बनाया तो ये छोटा ही बनाएगा, लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस के वो जो फर्स्ट फोकल पॉइंट से आगे और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रख रहे हैं तो ये फिर मैग्नीफाई बनाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि इमेज ऑन अवर टीवी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रहा होता है ये रियल इमेज होता है, लेकिन जो हमारा इमेज बनता है रिफ्लेक्शन इन मिरर के अंदर वो क्या है जी, वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 14.5.2 आर्टिकल विच इज अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो सबसे पहले हम प्रिज्म देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या है, देन फिर हम देखेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम किसे कह रहे हैं। तो प्रिज्म हमारे पास पॉलिश्ड फ्लैट ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है। इसमें जब लाइट इंटर करती है तो ये लाइट को बेंड करता है, और बेंडिंग की वजह से आपको पता है कि जो गिलास है ये रिफ्रैक्शन शो करता है, यानी लाइट को बेंड कर देता है। तो बेंडिंग की वजह से ये जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है इनटू डिफरेंट 7 कलर्स, और क्योंकि वाइट लाइट इन डिफरेंट 7 कलर से ही मिलकर बनी होती है, तो प्रिज्म बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है वाइट लाइट को इनटू इट्स कंपोनेंट, ये इसके कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट पॉलिश सरफेस। अच्छा, लेंस की कर्व सरफेस होती है, इसकी फ्लैट सरफेस होती है, ये इसमें डिफरेंस है लेंस और इसमें। दैट रिफ्लेक्ट लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट यूजुअली रेफर टू अ ट्रायंगुलर ग्लास और प्लास्टिक ब्लॉक दैट इज यूज्ड टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, यानी वो इसके कंपोनेंट कलर में व्हाइट लाइट को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। इसी के साथ अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना। ये दो अलग अलग चीज हैं, ये प्रिज्म की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं और ये डिस्पर्जन की है। तो डिस्पर्जन किसे हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, जिसको आप स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, व्हेन इट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ प्रिज्म। यानी लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो अगर अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसकी स्प्लिशन को हम डिस्पर्शन का नाम दे रहे हैं। ये फिनोमेना सारा होता कैसे है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि डिस्पर्जन बेसिकली होती कैसे है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिटेल में समझते हैं कि किस तरह व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन शो करती है या फिर वो डिस्पर्शन शो करती है। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये फिगर देखें, इस फिगर के इस हिस्से में आप देखें कि ये जो बच्चे हैं वो भी रेस स्टार्ट करने लगे हैं। रेस स्टार्ट करने से पहले ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर हैं, इकट्ठे हैं। अच्छा, रेस जब स्टार्ट होती है
तो थोड़े टाइम के बाद अब अगर आप दोबारा इनको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इसमें इन सब बच्चों में डिस्पर्शन क्रिएट हो गई है, ये सारे बिखर चुके हैं, कुछ बच्चे आगे निकल आए हैं और कुछ पीछे रह गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी मेन रीजन ये है कि ये जो फ्रंट पे बच्चा है इसकी ये क्यों आगे आ गया है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा तेज है, और ये पीछे क्यों रह गया है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कम है। तो स्पीड के डिफरेंस की वजह से इसमें डिस्पर्जन क्रिएट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है लाइट के साथ। तो लाइट जब प्रिज्म में से ट्रेवल करती है तो लाइट के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, डिफरेंट कंपोनेंट या फिर कलर आप कह सकते हैं, उनकी डिफरेंट स्पीड्स है। उनकी डिफरेंट स्पीड होने की वजह से वो सारे लाइट के जो वेव लेंथ है ये क्या हो जाती हैं, वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है इनटू 7 कलर, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है एक मीडियम के अंदर, जिसको हम प्रिज्म कह रहे हैं। तो अब हम इसको नोट डाउन कैसे करेंगे कि व्हेन अ लाइट इंटर द प्रिज्म इट बेंड रिफ्रैक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास देन द एयर। यानी जब वो प्रिज्म के अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन होगी। डिफरेंट कलर वेव लेंथ ऑफ द लाइट बेंड डिफरेंट अमाउंट। अच्छा, जो डिफरेंट कलर्स हैं वो उनकी डिफरेंट वेव लेंथ होती है, हर कलर के क्रॉसपॉन्डिंग एक डिफरेंट वेव लेंथ है, वो डिफरेंट अमाउंट में बेंड होगी। वायलेट बेंड मोस्ट एंड द रेड बेंड लीस्ट। वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा और जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड होगा। तो ज्यादा बेंडिंग होने की वजह से ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, कम बेंडिंग होने की वजह से कम रिफ्रैक्शन होगी। तो इस वजह से ये सेपरेशन हो जाएंगी, यानी ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेशन इनकी हो जाएगी। एज द लाइट ट्रेवल इनसाइड डिफरेंट कलर स्प्रेड अपार्ट ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड इन द ग्लास। ग्लास के अंदर इन सब की स्पीड एक जैसी नहीं रहती इन सब कलर्स की, तो इस वजह से ये डिफरेंट क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अच्छा, फिर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस। दो सरफेसेस होती हैं प्रिज्म की, एक फर्स्ट इंटर होते वक्त और एक लीविंग के वक्त, दो सरफेसेस में से रिफ्रैक्शन हो रही होती है। when light exit the prism it refract again, further increase the separation। अब further separation होती है between the color producing spectrum। ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर होता है। तो अगर हम देखें इसको फर्दर तो ये इसके रीजन क्या है, यानी ये डिस्पर्जन क्यों हुई? डिस्पर्जन इस वजह से हुई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ। यानी डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ये डिफरेंट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायलेट लाइट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो इस वजह से ये ज्यादा बेंड करेगी। जितना कोई स्लोली मूव करेगा वो उतना ज्यादा बेंड होगा। इसी के साथ रेड कलर जो है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, तो लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से ये कम बेंड करता है। यहाँ देखें कि ये जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ लार्जर है, ये कम बेंड करता है, और ये जो वायलेट कलर है ये ज्यादा बेंड करता है। तो इनमें डिस्पर्जन आ जाती है, यानी डिफरेंट जो कलर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी यहाँ है कि ये जो लाइट है जैसे सनलाइट है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम ही बन रहा है, यानी विजिबल लाइट ही है। इसमें कुछ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी होता है, यानी इंफ्रारेड लाइट भी, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो भी बेंड करती हैं, अल्ट्रावायलेट भी बेंड करती हैं, इनके अंदर भी डिस्पर्जन होती है। लेकिन चूंकि ये नजर नहीं आते, इनविजिबल रेंज के अंदर होते हैं, तो हम इसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम इसको एक टेक्निक से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि when white light split into its component color red, ये जो इसके कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, दिस सीक्वेंस ऑफ कलर यू कैन सी इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। ये विजिबल स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कि ये जो डिफरेंट कलर पेयर होते हैं वाइट लाइट की डिस्पर्शन के बाद, इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन इसके साथ साथ और भी स्पेक्ट्रम होते हैं। अब विजिबल स्पेक्ट्रम में जो वेव लेंथ होती है ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेव लेंथ होती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी होता है, अभी आपने देखा कि विजिबल से ऊपर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बन रहा था और इसकी जो वेवलेंथ थी वो लॉन्गर वेवलेंथ थी, और जो इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है देन रेड से ज्यादा लॉन्गर होती है, इस वजह से ये नजर नहीं आते। अल्ट्रावायलेट शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ये भी इनविजिबल होती है टू आई के लिए। इस तरह फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, खैर इसको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तक देखें कि हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम बन रहे होते हैं, हमें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही नजर आता है। जिस तरह रेनबो वगैरह होती है तो वहां सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम नजर आता है, क्योंकि उसकी वेव लेंथ जो है वो विजिबल के अंदर लाई कर रही होती है, विजिबल रेंज के अंदर लाई कर रही होती है।
इंफ्रा स्पेक्ट्रम हमें नहीं नजर आता, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम भी हमें नहीं नजर आता। लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ देखें कि ये हमारे पास प्रिज्म के अंदर से लाइट आ रही है, तो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम तो हमें नजर आता है, डिफरेंट कलर, ये जो 7 कलर हैं ये नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिस्पर्जन इंफ्रारेड रेज के अंदर भी होती है और अल्ट्रा वायलेट के अंदर भी होती है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर अगर आप सामने लगाएं तो आप इंफ्रारेड की जो डिस्पर्जन हो रही है इनको आप मेजर कर सकते हैं कि जो प्रिज्म से निकल कर आने के बाद इंफ्रारेड की जो वेव्स हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि देयर आर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट ह्यूमन आई कैन नॉट परसीव सच एज इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, इसको इंसानी आंख जो है वो देख नहीं सकती। दीज वेवलेंथ कैन आल्सो बी डिस्पर्स्ड बाय द प्रिज्म बट सिंस दे आर इनविजिबल, ये डिस्पर्जन इनमें भी होती है लेकिन ये इनविजिबल है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसका जो मेथड है वो है थर्मोमीटर है और इक्विप्ड विद द सेंसर दैट डिटेक्ट द ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ, जो ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है। ये इंस्ट्रूमेंट सेंस करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को जो कि ऑब्जेक्ट से इमेज हो रही है, और उसके बाद दे कैन डिटेक्ट बोथ इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट और इस बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ IR, ये इंफ्रारेड की IR लिखा है, इसका मतलब है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करता है और इससे ये बता लेता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ हमने सिर्फ ये देखा है कि किस तरह इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है वो डिस्पर्स हुई इंफ्रारेड रेज को मेजर कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का लेक्चर था ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह इसका एक वीडियो लेक्चर रह गया है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।